टू भारतीय संविधान का निर्माण। विधिक इतिहास, ब्रिटिश अधिनियम और संविधान सभा, रूपरेखा, विन्यास और मुख्य विशेषण देखते हैं। यूके में राजतंत्र से संसदीय राजतंत्र की ओर संक्रमण हुआ। कंपनी शासन से क्राउन ब्रिटिश ताज और शासन की ओर संक्रमण। विश्व युद्ध, वैश्विक स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान। भारत का स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। और भारत की स्वतंत्रता और भारतीय संविधान का निर्माण। तो हम ये 5 स्टेज में हम देखेंगे। भारतीय संविधान का विकास, ऐतिहासिक अवलोकन 1600 से 1952 तक का, ठीक है। जो इस यहाँ पे फेज देखेंगे, चरण और घटना और कौन कौन से वही देखे। तो फर्स्ट फेज हुआ था जो चरण 1 था, उसमें कंपनी का उदय हुआ था। क्या? राइज ऑफ कंपनी। इसमें 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हेतु चार्टर प्रदान किया गया और 1726 में चार्टर अधिनियम कंपनी की शक्तियों से विनियमन संबंधी आया था और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेज आया। सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा? सेकंड स्टेज में कंपनी पर नियंत्रण, जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव है वो रखी गई। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को है जो अलग अलग किया गया, पृथक किया गया, ठीक है। और उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया और इसमें ये प्रावधान था कि प्रावधान किया गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर बनाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 में। उसके बाद 1853 का आया चार्टर अधिनियम। विधायी और कार्यकारी कार्यों को है जो पृथक्करण किया गया। विधायी कार्य अलग और कार्यकारी कार्य है वो अलग किए गए, तो वो 1853 के किए गए थे। उसके बाद चरण 3 आता है। फेज थर्ड फेज में हुआ था क्राउन शासन का सुदृढ़ीकरण हुआ। जो क्राउन का जो शासन था उसका वो मजबूत हुआ। इसमें 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी शासन का अंत हुआ और ताज का शासन है वो शुरू हुआ 1858 से, ठीक है। उसके बाद 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया जिसमें पोर्टफोलियो प्रणाली की है वो शुरुआत हुई। और 1895 में भारत का संविधान विधेयक, स्वराज विधेयक और बाल गंगाधर तिलक ने लाया। 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले और मिंटो सुधार कहते हैं, और सांप्रदायिक निर्वाचन स्टार्ट हुआ 1909 में। फिर 1916 में लखनऊ समझौता आया। लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समन्वय किया गया। 1919 में भारत शासन अधिनियम, मोंटेस्क्यू चाम्सफोर्ड और प्रांतों में जो द्वैध शासन शुरू किया गया 1919 के द्वारा, ठीक है। 1916 में लखनऊ पैक्ट, 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। और प्रांतों में द्वैध 1919 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद चौथा चरण आया, स्वशासन के लिए संघर्ष। चौथे चरण में क्या था? स्वशासन के लिए संघर्ष। इसमें 1925 में क्रांतिकारी गतिविधियां और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल एनी बेसेंट ने लाया था। और फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और प्रथम भारतीय संवैधानिक जो मसौदा है वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में था, ठीक है। 1929 में इरविन घोषणा हुई जिसमें डोमिनियन स्टेटस का जो अस्पष्ट जो आश्वासन है वो दिया गया था 1929 में, इरविन घोषणा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इरविन घोषणा डोमिनियन स्टेटस है। 1930 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव आया, लाहौर अधिवेशन आया, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव और लाहौर अधिवेशन, ठीक है। फिर 1931 में कराची प्रस्ताव आया, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प, ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट आया, ठीक है। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट। 1935 में भारत शासन अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्तता और संघवाद का प्रस्ताव था 1935 का, ठीक है। ये उसके बाद जो लास्ट फेज है वो 5वां चरण है, वो है स्वतंत्रता का आगमन। उसमें पहले क्या हुआ था? सबसे पहले घटना हुई थी 1946 में, जिसमें कैबिनेट कमीशन और संविधान सभा का गठन करने का प्रावधान किया गया। फिर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, विभाजन और संप्रभुता। फिर 1949 में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकरण यानी कि एडॉप्टेशन हुआ। फिर 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर 1952 में स्वतंत्र भारत का प्रथम जो आम चुनाव है कब हुआ था? 1952 में हुआ था। फिर पॉलिटिकल एवोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट। और उसके बाद कंपनी रूल प्लस प्रिंसली कंपनी, इन दोनों को साथ में मर्ज किया गया। फिर है जो क्राउन रूल और प्रिंसली स्टेट, दो हो गए, ठीक है, क्राउन रूल और प्रिंसली स्टेट। उसके बाद पार्टीशन ऑफ इंडिया और प्रिंसली स्टेट, मतलब भारत का विभाजन कर दिया गया और जो देशी राज्य रियासतें थी वो, और फिर वो जो उन दोनों को मिला के, प्रिंसली स्टेट को मिला के क्या बना? यूनियन ऑफ इंडिया बना। तो ये देखो, देशी रियासत है, कंपनी का शासन प्लस देशी रियासत है, फिर क्राउन का शासन पर देशी रियासत है, फिर विभाजित भारत अनडिवाइडेड इंडिया प्लस देशी रियासत है और भारत संघ, फिर है जो भारत संघ बना। तो जो इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन कैसे हुआ वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर जनरल होता था, फिर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। उसके बाद गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है।
और उसके बाद ये गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये है मेरे का, ये देखते हैं, ये सही है। ठीक है, हिंदी वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, जो संस्थागत विकास हम देखते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल, जो सारी शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल प्लस जो उसकी कार्यकारी परिषद होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसके पास पूरी शक्ति होती थी उसके। और इसमें कोई अलग कानून बनाने वाली कोई भी संस्था विद्यमान नहीं थी, और वही लोग कानून बनाते थे और वही उन्हें लागू भी करते थे, इसमें जो सदस्य होते थे वो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण किया गया। ठीक है, विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण किया गया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चरण में है, जो प्रशासन को दो हिस्सों में बांटने की शुरुआत हुई, तो एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेचर। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका। जो एग्जीक्यूटिव होती थी वो शासन चलाती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल प्लस कार्यकारी परिषद। ठीक है, फिर देखो, फिर जो नेक्स्ट इसमें क्या था, ये वही समय था जब केंद्र और राज्यों के बीच जो लेजिस्लेशन था, तो वो तो कानून बनाते थे। ठीक है, इसमें फिर जो नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट फेज में क्या हुआ, प्रांतीय और प्रांतीय विधानसभाओं का उदय हुआ, जो प्रोविंशियल असेंबली से वो बनी। और इसमें है जो कैसे प्रोविंशियली जो स्टेट है उसमें मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाओं का जो आगमन हुआ वो उसमें हुआ था। ठीक है, अब गवर्नर के साथ साथ जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है, सीमित रूप से प्रतिनिधि और मंत्री भी शासन में शामिल थे, थर्ड स्टेज में। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा। ठीक है, जो फोर्थ स्टेज है उसमें क्या हुआ, इस दौरान गवर्नर जनरल का जो पद है वो बना रहा। ठीक है, फिर लेकिन वह अब लोकतांत्रिक ढांचे की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, धीरे धीरे लोकतांत्रिक ढांचे की ओर अग्रसर हो रहा था। ठीक है, फिर पांचवा चरण आता है इसमें, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आज़ादी के बाद जो है वो थी। ठीक है, और ये जो सेम है, मतलब ABCD राज्य। चलो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये महत्वपूर्ण अधिनियम है, हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो है उसमें ये कवर किया है, फिर भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले आया था 1724 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसमें विधायी और कार्यकारी कार्य बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के गवर्नर इन काउंसिल को अंग्रेजी कानूनों के अनुसार उपनियम, नियम और अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई, जो इंग्लैंड के स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को स्वीकृति के अधीन थे। न्यायिक तीनों प्रेसिडेंसी नगर जैसे कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में मेयर न्यायालयों के माध्यम से एक समान न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई, और भारत से इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की व्यवस्था प्रारंभ की गई। जहां भारतीय कानून अपर्याप्त होता था, वहां प्रिवी काउंसिल अंग्रेजी कानून का प्रयोग करती थी। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी कानून को भारतीय कानून पर जो प्रायोरिटी हासिल थी। ठीक है, और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि भारत में अंग्रेजी विधि व्यवस्था की स्थापना हुई। भारत में अंग्रेजी विधि व्यवस्था की स्थापना हुई। फिर दूसरा है 1773 का विनिमय अधिनियम, 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसमें विधायी और कार्यकारी जो है वो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया, और 4 सदस्य कार्य परिषद द्वारा उसे परामर्श दिया जाता था, और मद्रास और मुंबई के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। और इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संरचना में सुधार किया गया, और न्यायिक में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और 1781 का संशोधन गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को कार्यवाहियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया, और राजस्व संबंधी मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया, और आवश्यक होने पर व्यक्तिगत विधि पर्सनल लॉ को लागू करने की व्यवस्था थी। विशेषता इसकी ये थी कि ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का जो पहला महत्वपूर्ण प्रयास है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था। ठीक है, और पहला महत्वपूर्ण प्रयास था ये, और केंद्रीय प्रशासन की नींव है वो 1773 में डाली गई। ठीक है, और मंत्रिमंडलीय शासन की जो अवधारणा का प्रारंभिक जो आधार है वो यही था। फिर नेक्स्ट आता है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें विधायी एवं कार्यकारी भारत के शासन के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। भारत के शासन के लिए इसके एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। नागरिक और सैन्य कार्यों की देखरेख हेतु नियंत्रण बोर्ड है वो उसके अधीन कर दिया गया, और वाणिज्यिक कार्यों की जिम्मेदारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पास थी, और गवर्नर जनरल की परिषद 4 से घटाकर 3 सदस्य कर दी गई। राजा की सेना के कमांडर इन चीफ को परिषद सदस्य बनाया गया, और कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश प्रदेश है जो कहा गया 1784 में। इसकी विशेषता यह है कि द्वैध शासन, ड्यूल गवर्नमेंट की व्यवस्था है वो इसमें की गई, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई इसमें, और ब्रिटिश नियंत्रण और कंपनी के विस्तार के बीच संतुलन हुआ। ब्रिटिश नियंत्रण और कंपनी के विस्तार के बीच संतुलन किया गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1793 का। ठीक है, उसके बाद
चार्टर अधिनियम 1693 का, इसमें विधायी और कार्यकारी इसमें विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया था और ये प्रावधान गवर्नरों पर भी लागू था। गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति हेतु कानून की स्वीकृति आवश्यक थी। न्यायिक इसमें भारतीयों के लिए सिविल लॉ की अवधारणा का परिचय हुआ और इस विशेषता ये थी कि ब्रिटिश संसद द्वारा प्रेसिडेंसी शासन पर अधिक निगरानी वो रखी गई। फिर चार्टर अधिनियम आता है 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें विधायी और कार्यकारी कार्य मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की परिषदों की शक्तियां बढ़ाई गई, किंतु उसके सभी विनियम ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य था और स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया। भारतीयों की शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के विकास हेतु 1 लाख रुपए की राशि है वो निर्धारित की गई 1813 में चार्टर अधिनियम में। विशेषता ये थी कि कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार है वो समाप्त हो गया और चीन व्यापार को छोड़कर संसद की निगरानी में वृद्धि और व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त किया गया। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1833 का, इसमें गवर्नर का पद भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और भारत के सभी ब्रिटिश क्षेत्रों में नागरिक, सैन्य और राजस्व कार्यों पर नियंत्रण किया गया और संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एक विशिष्ट विधायी शक्तियाँ मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियाँ समाप्त कर उन्हें गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल की परिषद है वो पुनः 4 सदस्य हो गई। चौथा सदस्य विधि सदस्य था। चौथा सदस्य कौन? विधि सदस्य था। ठीक है, और केवल विधि निर्माण में सहायक था, कार्यपालिका के निर्णयों में उसकी भूमिका नहीं थी। और भारत में दास प्रथा समाप्त करने का प्रावधान भी 1833 के चार्टर अधिनियम में हुआ था। और विशेषता इसकी 1833 के चार्टर एक्ट की ये थी कि केंद्रीकृत विधायी शक्तियों की स्थापना हुई। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1853 का, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद 2 भागों में विभाजित हो गई। गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो विधायी और कार्यकारी 2 भागों में विभाजित हो गई। इसमें कार्यकारी परिषद थी, एक हुई कार्यकारी परिषद, इसमें 5 सदस्य, जिसमें विधि सदस्य स्थायी सदस्य था, जिसमें जो विधि सदस्य था वो स्थायी सदस्य था। ठीक है, और दूसरी थी विधायी परिषद, इसमें 6 सदस्य थे और ये कानून निर्माण के लिए थी। और कार्यकारी परिषद को विधायी परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों पर वीटो का अधिकार था। जो कार्यकारी परिषद थी उसको विधायी परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों पर वीटो का अधिकार था, तो उसको नाम मात्र की शक्तियाँ थी, ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, और विशेषता में देखें तो 1853 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संवैधानिक निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया थी और संसदीय शासन प्रणाली की आधारशिला ये। ठीक है, 1853 का चार्टर है। और क्राउन से संबंधित प्रमुख अधिनियम देखते हैं। अब क्राउन से संबंधित देखते हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 का, इसमें विधायी और कार्यकारी कार्य। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया। भारत स्वतः सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद सृजित किया गया, जो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य था और लंदन स्थित भारत कार्यालय का संचालन करता था। भारत सचिव को भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सलाह दी जाती थी, जिसमें प्रारंभ में 15 ब्रिटिश सदस्य थे, 7 पुराने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से निर्वाचित और 8 क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे। ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को 1858 के अधिनियम के बाद वाइसराय कहा जाने लगा। ठीक है, और भारत में पूर्ण क्राउन शासन की शुरुआत है वो 1858 से हुई थी। ठीक है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, विधायी और कार्यकारी का कार्य। इसमें वाइसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर उसमें एक विधिवेता 4+1 को शामिल किया गया। ठीक है, और वाइसराय की विधायी परिषद का भी विस्तार किया गया और गैर सरकारी सदस्यों, भारतीयों सहित को शामिल करने की अनुमति है वो दी गई, जो 6 से 12। ठीक है, और महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों के लिए वाइसराय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक तथा सभी कानूनों के लिए वाइसराय की स्वीकृति अनिवार्य। वाइसराय को कार्यकारी परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का पोर्टफोलियो वितरण करने की शक्ति। मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियां पुनः स्थापित हुई। ठीक है, 1861 के अधिनियम के द्वारा बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में विधायी परिषदों की स्थापना की गई और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1861 के द्वारा। और पहली बार भारतीयों को विधायी कार्यों में सम्मिलित किया गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार भारतीयों को विधायी कार्यों में सम्मिलित किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 1861 के द्वारा। ठीक, फिर आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, विधायी एवं कार्यकारी। निर्वाचन प्रणाली की प्रारंभिक व्यवस्था। गैर सरकारी सदस्यों के लिए नामांकन की पद्धति अपनाई गई और वायसराय की विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों, पार्टियों सहित का प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाया गया, 10 से 16 किया गया। और गैर सरकारी सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अनुशंसा पर वायसराय द्वारा नामित किए जाते थे। और प्रांतीय विधायी परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या वो भी जो बढ़ाई गई थी।
जिला बोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, नगर पालिकाएं, व्यापारिक संघ और विश्वविद्यालयों की अनुशंसा पर गवर्नर सदस्यों का नामांकन करते थे। कौन करते थे? गवर्नर करते थे सदस्यों का नामांकन। और विधायी परिषदों को बजट और सार्वजनिक महत्व के विषयों पर चर्चा का जो अधिकार भी इसमें दिया गया। बजट पर चर्चा का अधिकार भी इसमें दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया था। और विशेषता 1861 के अधिनियम में संशोधन और प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। ठीक है। और इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, मान लो और मिंटो सुधार भी इसको कहते हैं। विधायी एवं कार्यकारी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई और केंद्र में 60 सदस्य सरकारी सदस्य ज़्यादा थे और गैर सरकारी सदस्य थे वो कम थे। ठीक है। और प्रांतों में 30-35 सदस्य होते थे, जिसमें गैर सरकारी सदस्य कम थे और सरकारी सदस्य ज़्यादा थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का जो प्रारंभ है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ है 1909 के मानव और मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया था। और मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल भी 1909 में किया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई और भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 के मानव और मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा की गई या भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा की गई थी। उसके बाद उत्तरकालीन संवैधानिक विकास के लिए जो अधिनियम आए थे उनके बारे में पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। विधायी एवं कार्यकारी के बारे में देखते हैं केंद्र में। और वायसराय की जो विधायी परिषद को द्विसदनीय बनाया गया। राज्य परिषद जो उच्च सदन होता था और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन। ठीक है। और नामांकित सदस्यों के पास अभी भी शक्ति थी, जो नॉमिनेटेड सदस्य होते थे उनके पास अभी भी शक्ति थी, परंतु प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। ठीक है। और निर्वाचन क्षेत्र अधिनियम एवं नियमों द्वारा निर्धारित थे। प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है वो इसमें 1919 में की गई थी। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वो सिखों तक विस्तारित की गई। शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर सीमित मताधिकार है वो दिया गया था, लिमिटेड मताधिकार दिया गया था, ध्यान रखना 1919 के द्वारा। ठीक है। और शिक्षा ये देखा हमने, शिक्षा और संपत्ति और कर के आधार ये थे। ठीक है, वोट देने के। और प्रांतीय सूची से संबंधित किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले गवर्नर जनरल वायसराय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। और केंद्रीय विषयों में विदेश संबंध, सार्वजनिक ऋण और निःशुल्क सीमा शुल्क और पैटर्न मुद्रा संसार आदि शामिल थे। और अवशेष शक्तियाँ वो वायसराय के पास थी। अवशेष शक्तियाँ किसके पास थी? वायसराय के पास थी। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, महत्व क्या है? द्वैत शासन, प्रत्यक्ष चुनाव और द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत। द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई 1919 के द्वारा। ठीक है। द्वैत शासन की भी शुरुआत हुई और प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट चुनाव की भी शुरुआत हुई थी 1919 के द्वारा, लेकिन लिमिटेड चुनाव थे। ठीक है। अधिकार शिक्षा और संपत्ति और कर के आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया था। और उसके बाद प्रांतीय शासन, डायरकी, विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। जो विषय थे उनको 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। किसमें? 1919 में। ठीक है। और आरक्षित विषय में जिसमें पुलिस है, न्याय है, प्रेस नियंत्रण है, सिंचाई है, भूमि राजस्व है, कारखाने आदि। और गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा ये संचालित होते थे। इसके बाद हस्तांतरित विषय जिसमें स्थानीय स्वशासन आता है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि संबंधी विभाग है, गवर्नर और मंत्रियों द्वारा संचालित होते थे। गवर्नर और मंत्रियों की सलाह को, जो गवर्नर है वो मंत्रियों की सलाह है उसको अस्वीकार कर सकता था। गवर्नर मंत्रियों की सलाह को अस्वीकार कर सकता था। गवर्नर और कार्यकारी परिषद के सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त वायसराय एवं भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है। गवर्नर एवं कार्यकारी परिषद के सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त होते थे तथा वायसराय और भारत सचिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और उत्तरदायी होते थे। और मताधिकार संपत्ति आधारित था। महिलाओं को मतदान या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। ध्यान रखना, महिलाओं को मतदान या चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं दिया गया था 1919 में। शुरुआत हुई थी लेकिन महिलाओं को नहीं था। ठीक है। पुरुषों को था, वो भी लिमिटेड था। ठीक है। और नेक्स्ट, महिला को नहीं था अधिकार। और अधिनियम पूरे भारत में लागू नहीं था। ध्यान रखना, जो अधिनियम था ये पूरे भारत में लागू नहीं था। और अधिनियम को 10 वर्ष बाद समीक्षा का प्रावधान किया गया था। और इसमें प्रावधान ये किया गया था कि 10 वर्ष बाद इसमें जो समीक्षा की जाएगी और जिसके प्रत्युत्तर में आपका साइमन कमीशन आया था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 ये 2 सिद्धांतों पर आधारित था, एकात्मक प्रवृत्ति वाला और संघीय ढांचा। और दूसरा एकात्मक प्रवृत्ति वाला संघीय ढांचा और दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है। केंद्रीय शासन, प्रस्तावित सर्व भारतीय संघ, ब्रिटिश प्रांत देशी रियासतें थी जिसमें, और रियासतों की शर्तों के कारण जो ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। ठीक है। द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका, केंद्र में द्वैत
शासन लागू करने का प्रस्ताव किया गया। 3 सूचियां, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। संघ की सूची में 59 विषय थे, विदेश नीति, मुद्रा, नौसेना और जनगणना आदि थे। विदेश नीति एवं रक्षा गवर्नर जनरल के अधीन आरक्षित थे और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसमें की गई थी। और प्रांतीय शासन 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। इसमें 1935 में द्वैत शासन को है जो समाप्त कर दिया गया था, जो 1919 के द्वारा स्थापित किया गया था। आरक्षित और हस्तांतरित जो सूचियां थी उसको समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई। जो आरक्षित और हस्तांतरित सूचियां 1919 वाले में की गई थी उसको समाप्त कर एक प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई और कई प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई थी। कई प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था है वो शुरू की गई और मताधिकार अभी भी संपत्ति आधारित था। ध्यान रखना, जो मताधिकार था वो अभी भी संपत्ति आधारित था। ठीक है। और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन था। मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन था। अस्पृश्य वर्ग के लिए संयुक्त निर्वाचन पुनः समझौते का अधिकार था। ठीक है। मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के लिए। ठीक है। और महिलाओं के लिए सीमित मतदान, चुनाव लड़ने का। तो जो पहली बार महिलाओं के लिए जो चुनाव लड़ने का जो किया गया था प्रावधान वो 1935 में वो शुरू हुआ था। ठीक है। 1919 में नहीं हुआ था। पुरुषों को था, वो भी सीमित, लिमिटेड था। ठीक है। इसमें भी लिमिटेड था लेकिन महिलाओं को भी दिया गया था। ठीक है। सीमित मतदान था और चुनाव लड़ने का अधिकार था। चुनाव लड़ने का भी महिलाओं को अधिकार दिया गया था। न्यायिक, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है। और विशेषता, भारतीय संघीय व्यवस्था की आधारशिला, जो भारत की संघीय व्यवस्था है आज की, उसकी आधारशिला 1935 को मान सकते हैं। और प्रांतीय स्वायत्तता की भी स्थापना इसके द्वारा हुई। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत के विभाजन को अधिकृत किया गया और भारत और जो नकलिस्तान को, पाकिस्तान को स्वतंत्र अधिराज्य डोमिनियन का दर्जा मिला। गवर्नर जनरल क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। भारत और पाकिस्तान की संवैधानिक सभाओं को विधायी अधिकार हस्तांतरित किए गए और भारत की संविधान सभा ने अनुच्छेद 395 के माध्यम से इस अधिनियम को निरस्त कर ब्रिटेन से संवैधानिक संबंध समाप्त कर दिए। ठीक है। और इसका विशेषता यह है कि सत्ता का हस्तांतरण तथा स्वतंत्र अधिराज्य की स्थापना हुई। और भारत का संविधान अधिनियम 1950 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत एक सार्वभौमिक गणराज्य बना। संविधान का निर्माण, विधि का आधार क्या था? विधि का आधार था आपका कैबिनेट मिशन 1946, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव है वो रखा था। और भी इस योजना में संरचना, निर्वाचन की विधि और प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। कुल सदस्य संख्या ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से सदस्य चुने गए थे कितने? 296। ठीक है। ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का जो आवंटन है वो किया गया। ध्यान रखना, सीटों के आवंटन का आधार क्या था? तो वो थी जनसंख्या। ठीक है। और लगभग 10 लाख लोगों पर एक वोट, लगभग 10 लाख लोगों पर एक वोट था। ठीक है। और सामुदायिक प्रतिनिधित्व भी था। और विधायकों ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत और PRSTV प्रणाली से मतदान किया। सामान्य मुस्लिम और सिखों के लिए अलग सीटें थी। देशी रियासतों ये थे। सदस्यों को देशी रियासतों के शासकों द्वारा नामित किया गया था, कोई चुनाव नहीं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उपाध्यक्ष TN कृष्णमाचार्य उपाध्यक्ष था। भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष था और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये सब हमने देखा। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कोई इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हो जो। ठीक है। वरना आप वीडियो पॉज करके यू कैन सी दैट। ठीक है। क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। प्रारूप समिति देख लीजिए, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था और सदस्य ये इसमें से इतना कोई नहीं पूछेगा, देख सकते हो। संघीय संविधान समिति, ये प्रांतीय संविधान समिति, फिर मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति क्षेत्र पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनके अध्यक्ष। ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। ठीक है। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र समिति गोपीनाथ बहादुर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। इसके बाद बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र समिति AB ठक्कर, जयपाल सिंह, BR अम्बेडकर थे। इसके कार्यविधि नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू और वित्तीय कार्य कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और प्रमाण पत्र समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति पट्टाभी सीताराम मैया। बाकी भारतीय संविधान के भाग है वो हमने वो देख लेते हैं। ठीक है। तो हालांकि अलग से वीडियो बनाई गया उसमें है, लेकिन बस देख लेते हैं। तो जो भाग फर्स्ट है संघ और राज्य क्षेत्र, वो मूल संविधान में था। ठीक है। नागरिकता भी मूल संविधान में थी। मौलिक अधिकार 1235 वो भी मूल संविधान में थे। ठीक है। और जो चौथा भाग है वो राज्य की नीति 3751 है, वो मूल संविधान के हिस्सा थे। ठीक है। और भाग
चार क मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में कौन कम है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो जोड़ा गया, और जबकि ये मूल संविधान जो है उसका भाग नहीं था। भाग 4 का मूल संविधान का भाग नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। और भाग 5 है वो संघ अनुच्छेद 52 से 151 ये मूल संविधान का हिस्सा है। और अनुच्छेद भाग 6 ये भी भाग 6 में राज्य आता है 152 से 237 अनुच्छेद, और ये मूल संविधान का भाग था। और भाग जो 7 है वो भाग बी के राज्य है, वो सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा ये इसका निरसन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया भाग 7 को, ठीक है। और भाग 8 में है संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। ये आपके 239 से 242 तक है, ये मूल संविधान के हिस्सा थे, किसी भी संशोधन के माध्यम से ये नहीं जुड़े गए थे। उसके बाद भाग 9 में पंचायतें आती है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। जो भाग 9 है वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ये आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और भाग 9 क है नगर पालिकाएं आती है, जिनमें 243 बी से 243 जेड जी तक है। और ये आपका ये भी जो 73 के बाद 74वां संविधान संशोधन आया था 1992 में, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। ये भी 1992 में, ये भी 1992 में, लेकिन संविधान संशोधन संख्या वो अलग है, ठीक है। तो ये जोड़ा गया था 9 ए और 9 बी ना, भाग 9 और 9 ए, ठीक है। उसके बाद भाग 9 बी आता है। भाग 9 बी जिसमें सरकारी समितियां आती है, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ये आपके आर्टिकल 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। और ये 97वां संविधान अधिनियम था, 2011 में आया था। 2011 में 97वां संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से भाग 9 बी जोड़ा गया था, ठीक है। भाग 9, 9(1), 9A, 9B ये जो तीनों पार्ट है वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, जबकि मूल संविधान के ये भाग नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद आता है भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। ये किसके बारे में, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है, ये भी मूल संविधान का भाग था, 10वां मूल संविधान के भाग थे, ठीक है। ये किसी संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़े गए हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये 245 से 263 तक है, ये मूल संविधान का हिस्सा है। उसके बाद आता है आपका भाग 11, ठीक है। भाग आपने 11 देखा, भाग 12 देखते हैं, सॉरी में भाग 12 में क्या है, वित्त है, संपत्ति है, संविधाएं और वाद आते हैं। और ये आपका मूल संविधान का भाग नहीं था। इसको अनुच्छेद 301 से 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। 44 संशोधन 1978 द्वारा इसको जोड़ा गया था, भाग 12 को जोड़ा गया था, ठीक है। 300 संविधान 300 ए में, ठीक है, जो मूल अधिकार था उसको हटा के। और भाग 13 में क्या है, व्यापार वाणिज्य और समागम, ये 301 से 307 तक है, अनुच्छेद 301 से 307 तक है। और ये मूल संविधान का भाग है, ये मूल संविधान का हिस्सा है। और उसके बाद आता है भाग भाग 14। इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आती है, जिसमें सिविल सेवा है, जो स्टेट पीसीएस है, वो सब आती है, प्रशासनिक सेवा राज्यों की, भारत की, ठीक है। अनुच्छेद 308 से 314 तक ये मूल संविधान का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद भाग 14A में ट्रिब्यूनल्स आते हैं, अधिकरण आते हैं। भाग 14A में क्या है, ट्रिब्यूनल्स, जो ट्रिब्यूनल्स है, अधिकरण है, वो आते हैं। और ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाग 14A है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये जोड़ा गया था, मूल संविधान का भाग नहीं था भाग 14A, ठीक है। उसके बाद भाग 15 आता है, इसमें निर्वाचन आता है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है, और मूल संविधान का ये हिस्सा थे। और अनुच्छेद 329 ए के बाद में निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 329 है वो बाद में निरस्त कर दिया गया था, रखना, अनुच्छेद 329 ए निरस्त कर दिया गया था बाद में, ठीक है। ये भाग 15, ठीक है। आप उधर ले लिया ओवर और सर आप कौन बैठा जनवरी 16 में क्या है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबंध पीवीटीजी के लिए, ठीक है। 303 से 342 मूल संविधान का भाग है। और भाग 17 में राजभाषा है, 343 से 351 ये मूल संविधान का भाग है। और भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, 352 से 308 मूल संविधान का भाग है। और भाग 19 में विविध है, जिसमें 361 से 367 तक है, ये मूल संविधान का भाग है। उसके बाद भाग आता है आपका 20, तो भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। भाग 20 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट। और 368 में, ये किसमें, 367 में है। और ये 368 में ये मूल संविधान का भाग है। और उसके बाद भाग आता है आपका भाग 21, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन जो विदेश उपबंध है 370 जो हटाया धारा वो इसमें आती है, ठीक है। 369 से 392 तक ये मूल संविधान के भाग है। उसके बाद आता है भाग
सॉरी भाग 22, इसमें संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और प्रामाण्य पाठ आता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 393 से 395 तक है। ठीक है, और ये मूल संविधान का भाग है। तो नेक्स्ट हम ये करेंगे